जब संसद के सदस्य जो देश का सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, उसी के अंदर एक मुसलमान को आतंकवादी कहा जा रहा है, तो देश के अंदर मुसलमानों की वजूद बचा कहाँ है? ऐसा है कि ये मुसलमान है साहब। हाँ, आप किसी को कमजोर न समझो। आप एक काम करिए जी, जी। कि पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों को बाहर कर दीजिए, काम खत्म हो जाए। लेकिन ये उचित है, पूर्व निर्धारित है और प्रायोजित घटना। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको सुनने में भी हाँ, ये बड़ी अतिशयोक्ति होगी हाँ, कि प्रायोजित घटना अगर नहीं होती तो जिस तरह से लोकसभा में, जहां लोकसभा देश का भविष्य का मंदिर कहा जाता है, हाँ, जिसमें हम देश का निर्माण करते हैं, हाँ, उस मंदिर के अंदर लोकसभा का अध्यक्ष विराजमान हो, हाँ, एक लोकसभा सदस्य को आतंकवादी कहा जा रहा हो, उग्रवादी कहा जा रहा हो और तमाम इस तरह के लूटताक किए जा रहे हो, उसके भावना पर, उसके धर्म पर, उसके कर्तव्य निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हो, और लोकसभा अध्यक्ष हाउस में बैठकर मुस्कुरा रहा हो, तो इसको मैं प्रायोजित के सिवाय कुछ नहीं मानता। अब दूसरा सवाल आपका, लोकसभा, दूसरा सवाल यह है कि उसी हाउस में रेणुका चौधरी को सुपनखा कहा गया, उसी हाउस में सोनिया गांधी के ऊपर हमला हुआ, उसी हाउस में रोज विपक्ष का उपहास उड़ाया जाता है, रोज विपक्ष का अपमानित किया जाता है, तो संसद की गरिमा कहां है? संसद तो अब बची नहीं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया जाता है, उस तरह भाजपा के सांसद को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। आपको क्या लगता है सिर्फ ये भेदभाव हो रहा है? सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार खुद अपने कर्तव्य के बारे में नहीं जानती। ये सरकार जो है अपने धर्म के बारे में भी नहीं जानती। ये सरकार जो है एन केन प्राकेण इसका सत्ता पर काबिज रहना, दूसरे समुदाय के लोगों के ऊपर हमला करना, समाज में दूसरे लोगों को नीच दिखाना, समाज को कमजोर करना और देश को जातियों और धार्मिक उन्माद में बांटना, यही सरकार का धर्म भी है, यही सरकार का कर्तव्य भी है, यही सरकार का संसदीय वाणी भी है, यही सरकार का सड़क की भी वाणी है। आप जिस तरह से परसों संसद में भाषण दे रहे थे रमेश बिगुड़ी, तो पीछे बैठे हुए केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन हंस रहे थे और पटना सांसद रविशंकर प्रसाद भी हंस रहे थे जोर जोर से। तो आपको क्या लगता है कि ये आप एक सांसद नहीं और बाकी पूरी पार्टी की यही मंशा थी? मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा प्रकरण है, मैं आपसे पहले कहा कि ये सरकार के शाह पर बुलवाया गया, ये सरकार के बड़े नेताओं की इसमें भूमिका है। सरकार अंतिम जाते जाते तीसरे चौथे दिन में अपना मैनिफेस्टो का, अपनी मंशा का, अपने आचरण का परिचय भारत के साहित्य के दर्पण में साफ साफ दे दिया कि हमारे पास न कोई संविधान से लेना देना है, न लोकसभा के गरिमा से लेना देना है, न जनतंत्र की मर्यादा से लेना देना है। हमको येन केन प्राकेण, हमको किसी तरह भी 2024 का चुनाव जीतना है और सरकार बनानी है। आप तो ये कह रहे हैं कि ये 2024 के चुनाव जीतने के लिए बयान दिया गया है? बिल्कुल, मैं कह नहीं रहा हूं, यही मंशा है सरकार की, यही वो सोच है सरकार की, यही सरकार चाह भी रही है कि देश का 2024 के आते आते ये जो है आग को सुलगा दो। अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। सरकार दावा करती है कि हम रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप कह रहे हो कि वो नफरत के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे। हम कहते हैं कि विकास भारतीय जनता पार्टी के जन्म कुंडली में, वर्तमान संविधान के भूगोल में, सड़क पर, आकाश में, धरा के नीचे कहां विकास हुआ?
किस चीज का विकास? आपको नहीं दिख रहा है? तमाम एक्सप्रेसवे बना दिए, रेलवे बना दी, तमाम एयरपोर्ट बना दिए। एक्सप्रेसवे से अपनी दुकान चला ली, एक्सप्रेसवे से उसके उद्योगपति मालो माल हो गए, एक्सप्रेसवे से ये देश का क्या भला हुआ? किस जनता का भला हुआ एक्सप्रेसवे से? आप गाड़ी लेकर जाओगे उस पे नहीं नहीं, एक्सप्रेसवे बना करके आपने जनता को लूटने का एक माध्यम बनाया। उसमें एक्सप्रेसवे पर यहां से दिल्ली चले जाइए, 1250 रुपया का टोल टैक्स लगता है, 1250 का। एक आदमी का किराया एसी थर्ड का 830 रुपया है, और एक गाड़ी का टोल टैक्स का किराया 1250 है। आप देश को विकास पढ़ा रहे हैं? यही आपका विकास है? यही आपका विकास है कि आप हर चीज को दुकान बना करके बेचेंगे, हर चीज का ब्रांडिंग करेंगे, हर लोकतंत्र का ब्रांडिंग करेंगे, देश को खत्म करेंगे? यही आपका विकास है? आप बताओ कि कितने देश के अंदर तूने कारखाना खुलवाया? सरकार कह रही है कि हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, इंस्टीट्यूट बनवा रहे हैं, आपको विकास नहीं दिख रहा है। हम कहते हैं कि सरकार अपना 9 साल में कितना मेडिकल कॉलेज बनाया, सरकार कितना इंजीनियरिंग दरभंगा में बना तो दिया। अच्छा, दरभंगा में दूरबीन से खोजा जा रहा है वो कॉलेज की कहां है? दूरबीन से भी वो दिखाई नहीं देता, आंख से कहां दिखाई देगी? वो केवल भारतीय जनता पार्टी के पेट में कॉलेज है, सड़क पर नहीं है, वो जमीन पर नहीं है, वो देश के भूगोल में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के पॉकेट में है। पॉकेट में? जी, पॉकेट में। इसके बाद उसके पास कुछ नहीं है। गोरखपुर में बना दिया है। गोरखपुर, साहब बहुत अच्छा आपने बात कहा, गोरखपुर में बना दिया आपने। गोरखपुर के बारे में और इससे भी पहले कुछ जानते हैं? इसी सरकार में सैकड़ों बच्चे ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मर गए, यही सरकार थी। वही वहां मेडिकल परीक्षण हो रहा था, वही बच्चे उस कॉलेज में भर्ती थे। आज सरकार, बच्चे मर गए तो उसका गांव डॉक्टर के सर पर गिरा। डॉक्टर ही केवल जिम्मेवार था, इनका सिस्टम नहीं जिम्मेवार था, इसका मुख्य ये प्रमुख सचिव स्वास्थ्य नहीं जिम्मेवार था, इसका सचिव नहीं जिम्मेवार था, इसका निदेशक नहीं जिम्मेवार था, केवल 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 डॉक्टर, केवल डॉक्टर। सरकार की जो जिसके पास स्वास्थ्य विभाग था उसको आपने सस्पेंड किया? नहीं सस्पेंड किया, उसके खिलाफ मुकदमा किया। डॉक्टर कफिल मुस्लिम थे, इसलिए सरकार ने कार्रवाई कर दी। अच्छा, मुस्लिम के नाम पर, साहब बहुत अच्छा। तो आप एक काम करिए कि पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों को बाहर कर दीजिए, काम खत्म हो जाए। लेकिन ये आप जब संसद के सदस्य, जो देश का सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, उसी के अंदर एक मुसलमान को आतंकवादी कहा जा रहा है, तो देश के अंदर मुसलमानों की वजूद बचा कहाँ है? ऐसा है कि ये मुसलमान है साहब, आप किसी को कमजोर न समझो, मेरी शराफत को आप कमजोर मत लो। नहीं, अगर मेरे कहीं तुम्हारे आकलन में, तुम्हारे मूल्यांकन में, तुम्हारे समझदारी में, अगर तुम्हारा थर्मामीटर उस बुखार को मापने में कहीं विफल हो गया, तो ये देश का भविष्य के बारे में सोच लेना। ये देश का भविष्य का मामला है साहब, मुसलमानों का मामला नहीं है, हमारी अखंडता का मामला है, हमारी एकता का मामला है। ये नजाकत में मत ले जाओ, जमीन पर यथार्थ पर आओ और जवाब दो और जवाब लो, ये हमारा कहना है। बिल्कुल। और हम लोग बहुत बड़े बड़े काफिरों से लड़ा गया है और आपसे भी लड़ लेंगे। अब समय आ गया है, गया माघ दिन 29 बाकी। मैं रोज चैनलों पर आपका कह रहा हूं कि गया माघ दिन 29 बाकी। आप केवल इंतजार करिए साहब, आपका ये देश की जनता, आपने विकास किया है, आपने देश का खिदमत किया है, आपने देश को दुनिया में मान बढ़ाया है, तो निश्चित देश आपके साथ खड़ा होगा। उसमें हमारे जैसा विनोद राय नहीं, 1000 विनोद राय नहीं आपको आने से रोक सकते। लेकिन कहीं आपने चकमा देने का, देश को आपने चकमा देने का अगर युक्ति खोजा है तो माफ करिएगा, अब आपको अल्लाह ताला भी नहीं बचा सकता।
इसलिए कि कृष्ण ने महाभारत में दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन अब तुम होशियार हो जाओ। आज तुम कह रहे हो ना, नियति इसी तरह तुम्हारा काल बन करके ढूंढेगी। आज तुम कहीं छुप नहीं पाओगे, तुम्हारा वध वही होना निश्चित है। यही मामला है साहब, और यही होना है। जय हिंद।